हमारे देश में, इस भारत में, हम लोगों को सारी चीजें बहुत जल्दी चाहिए, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से चाहिए। आजकल के टाइम पे स्पीड एक अलग तरीके की करेंसी बन चुका है हमारे देश में। यहाँ पे हम लोग को चाहे डेली एसेंशियल्स हो, चाहे मेडिसिन हो, या चाहे ग्रोसरीज का सामान हो, हमको सब जल्दी चाहिए, विद इन मिनट्स। लेकिन हमको ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए एक वर्कफोर्स है जो काम कर रही है, जो स्पीड से रेस करती है हम लोगों को सारा सामान टाइम पे पहुंचाने के लिए। बट क्या ये जो गिग वर्कर्स है उनको प्रॉपर राइट्स मिलते हैं? हमारे देश में इनको अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलती है। हमारी इकोनॉमी ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इनको प्रोवाइड की है कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। बट इस अपॉर्चुनिटी के सामने हम लोग वो इनसिक्योरिटीज़, वो प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं जो ये लोग फेस करते हैं डेली लाइफ में। तो आज मैं मयंक मिश्रा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का स्टूडेंट, और मेरी टीम, हम सब लोग देखेंगे कि क्या इनके प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट एड्रेस कर पा रही है, और अगर कर पा रही है तो किस हद तक, और कैसे और बेटर इनकी कंडीशंस की जा सकती है। तो चलिए पहले जानते हैं क्विक पेस्ट डिलीवरी वर्कर्स के बारे में। दीज आर दी गिग वर्कर्स जो कि टाइम बाउंड होते हैं, जो आप तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। ये एल्गोरिदम से मैनेज्ड होते हैं और प्लेटफॉर्म से मीडिएटेड होते हैं। ये लोग आप तक ऑर्डर्स को पहुंचाते हैं, एल्गोरिदम इन्हें रैंक करता है, और जो प्रोडक्ट से पहुंचाते हैं वो प्लेटफॉर्म पे इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक जगह गैदर होते हैं, वहाँ पे इनको प्रोडक्ट्स मिलते हैं और ये उसको वहाँ से रिसीव करके आप तक पहुंचाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का रिसर्च किस चीज़ पे फोकस करने वाला है। तो हमारे रिसर्च में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस हैं गिग वर्कर्स की हमारे देश में। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या एल्गोरिदम या शैडो बैन, ये सब जो चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एक गिग वर्कर की लाइफ पे और उसके वेज रेट पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या लीगल फ्रेमवर्क है इस देश में गिग वर्कर्स के लिए। क्या वो जो लीगल फ्रेमवर्क है वो अफेक्ट कर रहा है उनको, क्या उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पा रहा है वो लीगल फ्रेमवर्क, और अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या रिकमेंडेशंस है हमारी तरफ से कि कैसे वो अफेक्ट करेगा, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स से हम लोग डील कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट लगता है कि आप कभी भी जॉब पे आ सकते हैं, कभी भी डिलीवरी कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। पर इसके एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेज, क्योंकि जब आप कन्वीनियंस उठाते हैं कि आप कभी भी जॉब कर सकते हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं, तो इससे आपका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो कभी स्टेब्लिश ही नहीं होता है, जिसका क्लियरली एक ही मीनिंग होता है कि जो सोशल सिक्योरिटीज आपको नॉर्मली मिलनी थी वो अब नहीं मिलेंगी। अब आप गवर्न होंगे जो आपका एम्प्लॉयर चाहेगा उससे, और जो टर्म्स पे आप वर्क कर रहे हैं उससे। भैया इसमें मत जाओ, दूसरा देख लो। और लड़कन को तो हम कहते नहीं, बहुत सा लड़कन है लगता है कि 18 बरस 20 बरस का जो पढ़ने वाला लड़कन है उसको हम बारण करते हैं, बेटा मत करो तुम लोग। आपका प्लेटफॉर्म जैसे आपसे वर्क कराना चाहेगा वो वैसे करा सकता है। जो ट्रेडिशनल सोशल सिक्योरिटीज होती है वो आपको प्रोवाइड करते हैं एक लाइवलीहुड के साथ साथ डिग्निटी, जो कि होती है आपकी इंश्योरेंस के थ्रू आती है, आपकी जॉब सिक्योरिटी के थ्रू आती है। पर डे मतलब कितना कमाते हैं लगभग? पर डे का अगर तो टाइमिंग का हिसाब से है, मतलब आप पार्ट टाइम फुल टाइम आप जितना टाइमिंग दीजिएगा उतना आप उस हिसाब से आप अर्न कर पाएंगे। जैसे जितना देर आप काम करिएगा उतना आप अर्न कर पाएगा। तो आप पार्ट टाइम फुल लगभग जैसे इसका पार्ट टाइम और फुल टाइम बना हुआ है। अब 6 घंटा या 8 घंटा आपका फुल टाइम हो गया और बाकी 6 घंटा आपका 4 घंटा। जहाँ और लोगों का 8 घंटे का ही नौकरी होता है, वहाँ आप लोग 8 घंटे काम करके भी 350 रुपए कमा पा रहे हैं। बिल्कुल, और ये टाइमिंग भी है। अभी ये देखिए 8 घंटे हो गया है जी। 14 ऑर्डर मार चुका हूँ और 1-2 मिनट के भी ऑफ नहीं है। जब से आया हूँ यहीं पे और ऑनलाइन ही है। वो नजर नहीं आएगा आपको। हफ्ते में 50 लड़का यहाँ पे हायरिंग होता है, लेकिन हाथ दिखाइएगा। ये देखिए आज ये सब परेशानी तो
अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसके लिए क्या आपको कोई हाँ, कंपनी मुआवजा के- मिलता है? हाँ, कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस है, बट उसके लिए उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। एक मतलब भी कुछ जैसे आप जब आपका एक्सीडेंट हुआ हो तो ऑन टाइम डिलीवरी आप कर रहे हो या रिटर्निंग हो रहे हो, या फिर आप आपका मेडिकल होना चाहिए। लास्ट टाइम क्या हुआ, हम लोग से मिस्टेक हुआ कि एक राइडर का मिस्टेक हुआ, डेथ हो गया था, उसके घर वाले के कहने पर मेडिकल नहीं करवाया गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, पोस्टमार्टम चला मतलब डेथ तक बात पहुंच हाँ गई थी, हाँ, हो गया था। डेथ हुई थी। ये कितने दिनों पहले की बात है? अप्रोक्स 3 मंथ्स। 3 महीने तक। क्या कंपनी आपको बीमा का स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है? हाँ, बीमा का देती है। अगर हम कोई एक्सीडेंट में अगर मेरा डेथ हो जाए तो ब्लिंकन 10 लाख का सुविधा देता है, 10 लाख का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस देता है। अब जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया आदमी, तो उसके लिए मान के चलिए अब उसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट चाहिए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चाहिए, ये सब चाहिए, तब ये एक्शन लेगा, नहीं तो कोई इसका माए बाप नहीं है। अभी तक आपको किसी को मरते हुए देखे हैं जिसको इंश्योरेंस मिला हो? हाँ, एक हाल फिलहाल 2-3 महीने आगे एक्सीडेंट हुआ था जी। राइडर ही था ब्लैंकेट का, उसका इंश्योरेंस नहीं मिला। उसका रीजन ये हुआ कि उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। पोस्टमार्टम ब्लैंकेट के ही द्वारा उसको दिया गया। मैनेजर एक थे ऊपर से पटना से, जो पटना मैंने कि बिहार का जो हेड मैनेजर थे हम लोग का राइडर का, तो वो बोले कि नहीं नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराओ, ऐसे मिल जाएगा इंश्योरेंस। और उसके बाद हाँ, इंश्योरेंस हाँ, उनके वजह से यहाँ का जो मैनेजर था वो मना कर दिया तो हम लोग बोले भी मैनेजर के कि बिना पोस्टमार्टम के आपको इंश्योरेंस नहीं देगी कंपनी। तो यहाँ का मैनेजर बोला कि नहीं नहीं, वहाँ का मैनेजर जो है हेड मैनेजर मेरा, वो बोला है कि नहीं हो जाएगा, लेकिन उसको आज तक इंश्योरेंस मिला नहीं। तो ऐसा आपके जान पहचान में कोई है जिसका आईडी अचानक से बिना किसी रीजन के बैन हो गया हो, या फिर कुछ आपको कम डिलीवरी मिलने? कंपनी एक्चुअली किसी ना किसी रीजन को लेके ही ब्लॉक करती है। मेरा आईडी ऑलरेडी 3 बार ब्लॉक हो चुका है। तो आपका रीजन क्या था? रीजन एक था कि हम कस्टमर को पार्सल देने गए, मल्टी पार्सल था, तो उसका लगता है 14-15 प्रोडक्ट था, उसमें से उस कस्टमर ने 11 प्रोडक्ट को मिसिंग मार दिया, झूठा। अच्छा, मतलब झूठ मूठ का कंपनी में शो कर दिया कि हमको नहीं मिला है। तो हम लोग मैनेजर के कहने पर गए कि चलो भाई जाते हैं। उस कस्टमर ने झूठा कंप्लेन करके हमारा आईडी को होल्ड करवा दिया। 2 राइडर। अगर आपके खिलाफ कोई झूठा कंप्लेन करता है यहाँ पे, तो आपको क्या कोई मौका मिलता है अपने आप को बताने का? कस्टमर अगर कस्टमर स्टेशन में डाल दिया जाता तो कंपनी आपको कॉल तक नहीं करती है, कॉल भी नहीं करती, डायरेक्ट ब्लॉक, डायरेक्ट कॉल। अब कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी कंपनी है सर, एक छोटा सा एम्प्लॉय के लिए मैनेजर तक नहीं सुनेगा। जैसे ये बंद कराते हैं तो उसका कोई इलाज होता है कि आप उसको दोबारा से शुरू करा सके? कोई नहीं, तरीका? कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं कोई होता, इलाज पीछे- नहीं। पीछे हमारा हम लोग मोबाइल चलते नंबर, रहते हमारा हैं। वोटर राशन आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है। उस नंबर से आधार कार्ड के मतलब मेरा फिर ब्लिंकिट में से बाय बाय टाटा हो एक जाता बार है। आईडी बंद होने के बाद दोबारा आईडी नहीं खोला सकते हैं सर अपना नाम से। कोई सुनवाई नहीं होता है? सुनवाई नहीं। होता है, कहीं कोई सुनने बहुत वाला ही लड़का नहीं है। कुछ हुआ, जैसे कुछ हुआ तो धमकी मिलता है हम लोग के। अच्छा, है कि- अंदर से धमकी मिलता है, हाँ, धमकी मिलता है कि आईडी इसका बंद कर देंगे। रीजन रीजन में भी धमकी मिलता है। प्रॉपर रीजन दिया जाता रीजन होगा। क्या है बताते हैं, अभी इस टाइम होली में था, अच्छा, है कि होली में कौन कौन जो नहीं आया उसका आईडी हम बंद कर देंगे। अभी पर्व त्योहार में घर में नहीं रहेगा तो हाँ। कहाँ रहेगा? तो आप लोगों का कोई ग्रुप वगैरह भी नहीं है? नहीं है, कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, कोई यूनियन वगैरह? यूनियन वगैरह। अरे यूनियन कीजिएगा तो एक खुद ही आईडी बंद करवा के आपको भगवा देता है, तो यूनियन कैसे कर सकते हैं? जी जी जी, तो ये सबसे सब बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ ये है कि कुछ आवाज उठाइए तो डायरेक्ट ही आपका आईडी बंद है। जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं जी। तो स्ट्राइक का एक समय सीमा होना चाहिए कि जैसे कंपनी जब तक माने नहीं तब तक हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन ये होता है क्या, एक दो के फुट डाल देता है। और लड़के लोग की दिक्कत है, बेरोजगारी इतना है, स्कैन करने लगता है, किसको रोक सकते हैं? इस वजह से एब्सेंटी घटा देता है। इंसेंटिव भी इंसेंटिव रोज घटता है, आपको मोबाइल हम दिखा सकते हैं, मोबाइल मेरा वहाँ है, रोज अप डाउन होते रहता है।
और नहीं तो किलोमीटर जाते हैं तो किलोमीटर भी चुरा लेती है। किलोमीटर चुरा हाँ, लेते जैसे हैं। 3 किलोमीटर है तो उसको 2.5 किलोमीटर बता देगा और पैसा देगा 22 रुपया 23 रुपया, इस तरीका से करता है। और यहाँ से सर मानपुर जाने में लगता है 3-4 किलोमीटर लगते हैं, और इसमें शो दिखाएगा 2.5 2.7, और उधर से हम लोग आते हैं गूगल के मैप से ज्यादा शो करता है। कुछ लोग बोल रहे थे आसपास के कि जैसे किलोमीटर की चोरी होती है। किलोमीटर की भी चोरी होती है लोकेशन में, मतलब कि स्टार्टिंग में जब ऑर्डर गिरता है तो किलोमीटर का लोकेशन कुछ और दिखाता है, और वहाँ पे जाने जब लोकेशन पे पहुँचने के बाद किलोमीटर का लोकेशन कुछ 100-200 मीटर 300 मीटर कम हो जाता है। तो हमारे देश में काफ़ी लीगल फ्रेमवर्क्स बने हैं इनको एड्रेस करने के लिए, लेकिन वो इन्फोर्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या वो लीगल गैप्स हैं जो हमारे देश में इन गिग वर्कर्स को उनके राइट्स नहीं दिला पा रहे हैं? तो पहला लीगल गैप ये है कि हम लोग इनको वर्कर मानते ही नहीं, हम लोग इनको लेबर मानते ही नहीं, हम लोग इनको एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ही मानते हैं। इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम लोग उनको लेबर के डेफिनेशन में लाएंगे ही नहीं तो हम लोग कहाँ से उनको उनके राइट्स दिला पाएंगे? हालांकि स्टैट्यूट में उनको एज अ लेबर माना गया है, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड हम लोग को कहीं ऐसा नहीं दिखता कि इनको एज अ वर्कर ट्रीट किया गया है। इनको हमेशा एक इंडिपेंडेंट वर्कर की तरह, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की तरह ट्रीट किया जाता है। इनकी वजह से इन लोगों को राइट नहीं मिल पाते। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि ये फील्ड बहुत नया है। गिग वर्कर्स का अगर हम लोग फील्ड देखें तो 5 से 10 साल पहले शायद गिग वर्कर नाम की कोई फील्ड थी ही नहीं। क्विक कॉमर्स डिलीवरी वर्कर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी हाल ही में जब ये न्यू एक नया फील्ड इजाद हुआ है तो फिर नए फ्रेमवर्क को एड्रेस करने के लिए, नए इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हम लोग को न्यू लॉज चाहिए। जो न्यू लॉज अभी हम लोग एनफोर्स ही नहीं कर पा रहे क्योंकि ये काफ़ी नया फील्ड है। अब इतने नए फील्ड में हम लोग लॉज बनाएंगे तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम लोग डील नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से काफ़ी लीगल गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये तो सबसे बड़ा कारण है कि इतने नए फील्ड में हम लोग कितने ही लॉज बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर खुद में ही एक प्रॉब्लमेटिक टर्म है। ये उसको फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, साथ ही में उसके सारे राइट्स छीन लेता है। आप जब उसको एल्गोरिदम से मैनेज करते हैं, उसको प्लेटफॉर्म से मैनेज करते हैं, तो ये राइट छीन लेते हैं कि वो ट्रांसपेरेंटली देख पाए कि उसने क्या किया है और उसको किस वजह से पनिशमेंट मिल रही है, उसकी क्यों आईडी बैन हो रही है, उसको क्यों वर्क से निकाला जा रहा है। क्योंकि आईडी बैन होना सिर्फ यहाँ पर आईडी बैन होना ही नहीं है, उसका परमानेंट वहाँ से टर्मिनेशन है, जिसको कोई एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जो एक्ट है भी, जैसे कि बिहार प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स या फिर इंडियन इकोनॉमी पर एक नीति आयोग का रिपोर्ट द गिग इकोनॉमी इन इंडिया, ये दोनों ही कोशिश तो करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बाय डिफाइनिंग द गिग वर्कर्स, बाय डिफाइनिंग प्लेटफॉर्म वर्कर्स, पर कोई भी एक इफेक्टिव रेमेडी उनको दिलाने में अक्षम हो जाते हैं। दोनों ही एक्ट इनकेपेबल हो जाते हैं कोई भी पनिशमेंट या फिर रेमेडी प्रोवाइड करने में। जहां प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई भी पनिशमेंट को निर्धारित नहीं किया गया है, वहीं गिग वर्कर्स के लिए ना ही कोई रेमेडी को निर्धारित किया है। इवन दो हमारे देश का लीगल मैकेनिज्म काफ़ी ठीक है, पर हर तरीके से ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाता गिग वर्कर्स के। तो आखिर में हमारी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस हैं ताकि गिग वर्कर्स को उनके राइट्स थोड़ा और अच्छे से मिल सके। पहला सुझाव है हमारी तरफ से कि एक ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। एक अलग टाइप के ट्राइब्यूनल्स या बोर्ड्स, रेगुलेटरी बॉडीज एस्टेब्लिश होंगी जो फास्ट पेस्ड काम करेंगी और सारे इश्यूज को वो अराउंड 1 to 2 months में वो डिसॉल्व कर देंगी। वो ना प्लेटफॉर्म वर्कर्स से गवर्न होंगी, ना उनसे इन्फ्लुएंस होंगी। वो सिर्फ और सिर्फ गिग वर्कर्स को राइट देने के लिए होंगी, और वही प्रोसीजर भी बताएंगी कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा,
कैसे मैकेनिज्म होगा आईडी बैन का, कैसे एल्गोरिदम चलेगा, ये सारी चीजें, और वो प्रॉपर नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगी। और दूसरा सुझाव हमारी तरफ से ये है कि बिहार गिग बेस्ड प्लेटफॉर्म वर्कर एक्ट 2025 में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, जो कि हमारे आर्टिकल 19 के कंप्लीट वायलेशन में आता है। अब आर्टिकल फंडामेंटल राइट किसी के वायलेट हो रहे हैं और स्टिल वो एक्ट इन्फोर्सिएबल है हमारे देश में, तो ये तो 13 क्लॉज 2 के एकदम अगेंस्ट में है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के कोई भी एक्ट जो अगेंस्ट हो फंडामेंटल राइट्स के, वो इनवैलिड हो जाना चाहिए। बट अभी भी ये एक्ट हम लोगों को, गिग वर्कर्स को, ये राइट नहीं देता कि वो अपने यूनियन फॉर्म कर सके। सो हमारे नेक्स्ट रिकमेंडेशंस हैं कि सबसे पहले तो एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। प्रॉपर रूल्स फॉर्म होने चाहिए कि आप किस तरीके से आईडी बैन करेंगे या फिर किस तरीके से आप किसी वर्कर को प्रोहिबिट कर सकते हैं वर्क करने से। इसके लिए नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कि आप उनको पहले क्लासिफाई करिए। आपको उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, जो कि गिग बेस्ड इकोनॉमी में एक प्लेटफॉर्म से एसोसिएट होकर वर्क करते हैं। इसमें दोनों को एसोसिएट करके आपको एक हाइब्रिड क्लासिफिकेशन देना होगा, जिसके लिए आपको अलग से राइट्स देने पड़ेंगे। उनका फाइनल रिकमेंडेशन ये है कि गिग वर्कर्स को एक गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर किया जाए। क्यों? क्योंकि एक पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, जहां पर गिग वर्कर्स को राइट्स मिलेंगे, भले ही वो अपने प्लेटफॉर्म को स्विच करते रहें। वो प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं तब भी उनके राइट्स वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के थ्रू अवेल होते रहेंगे, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करेगी। प्लेटफॉर्म के द्वारा उनको अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा और वो गवर्नमेंट के थ्रू उनको सैंक्शन होंगे राइट्स के थ्रू। तो ये था हम लोगों का रिसर्च, ये पूरे गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स के बारे में, उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी बिना सिक्योरिटी के सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी का काम करती है। तो इसी के साथ I would like to end my research by saying that a code may manage the work, but a law must protect the worker. Thank you, everyone.